हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बॉलिंगर बैंड की। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने MACD की बात की, उससे पहले हमने RSI की बात की और मूविंग एवरेजेस की बात की। स्टार्टिंग से आपको मैंने बताया था कि इंडिकेटर जो होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। उसमें एक कैटेगरी होती है वॉलेटिलिटी की। ये जो बॉलिंगर बैंड है एक्चुअली ये वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। जैसे आप जानते हैं हमारी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी एक अहम हिस्सा है उसका। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब भी चलता है नीचे या ऊपर तो वो 20 बार ऊपर जाएगा, 20 बार नीचे आएगा। उस वॉलेटिलिटी को मेजर करता है ये बॉलिंगर बैंड। ये कैसे काम करता है और हम इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं उसकी बात इसमें करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जान लेते हैं ये बॉलिंगर बैंड बनाया किन्होंने था, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला था और क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि इसमें हम क्या देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा है, ये जॉन बॉलिंगर हैं। उन्होंने इस इंडिकेटर को, इस बैंड को जो है इन्वेंट किया था। उन्होंने देखा था कि ऐसा किया जा सकता है। ये बैंड उन्होंने जैसे इसमें लिखा हुआ है ओवरबॉट ओवर सोल्ड लेवल देखने के लिए होता है, लेकिन मेरा मानना है ओवरबॉट ओवर सोल्ड लेवल इससे आप नहीं देख सकते हो। हालांकि उसकी बात आगे करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। एक्चुअली ये बैंड होता क्या है वो समझ लेते हैं। ये बैंड एक्चुअली वॉलेटिलिटी के ऊपर है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर बेस किया गया है। एक 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के दोनों तरफ एक बैंड बनाया जाता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन दोस्तों क्या होती है, मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, डिविएशन मतलब अपने मीन पॉइंट से कोई चीज कितनी दूर है, ऊपर या नीचे। तो ये माना जाता है मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट में कि वो एक बार अपने मीन के पास में वापस आती है, और अगर वो अपने मीन पॉइंट जो वो 20 की एवरेज है उससे ज़्यादा दूर चली जाती है तो एक बार उससे वापस आना पड़ता है उसको। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये इन्होंने किया था इन्वेंट। इन्होंने कहा कि 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज या 20 कैंडल जो भी है वो एक एवरेज अगर हम लगा दें और उसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे का अगर हम एक बैंड क्रिएट कर दें तो स्टॉक जो होता है वो ज्यादातर उसी बैंड के अंदर रहता है, और जब भी वो अपने हायर बैंड की तरफ जाएगा वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और जब भी अपने लोअर बैंड की तरफ आएगा वहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ओवरबॉट ओवर सोल्ड लेवल देखने के लिए होता है। यानी अपने अपर बैंड पे चला जाए तो वो इसका मतलब ओवरबॉट हो गया इनके हिसाब से, नीचे वाले बैंड पे आ जाए इसका मतलब ओवर सोल्ड हो गया इनके हिसाब से। यानी कि वहां से नीचे आने का चांस रहेगा और नीचे से ऊपर जाने का चांस रहेगा, जैसे हमने RSI में देखा था। लेकिन मेरा देखना इस इंडिकेटर को लेके कुछ दूसरा है। चाहे उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने क्या लिखा है मैं नहीं जाना चाहता उस चीज में, लेकिन जो भी बोला गया है वो पूरा सच नहीं है, आधा सच है। और जैसे मैं बताता हूँ हर बार आधा सच जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। हम देखेंगे हम इस बैंड का कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करता है ये, और खास तौर से डेली चार्ट के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम में ये बैंड इतना अच्छा काम नहीं करता क्योंकि वॉलेटिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है छोटे टाइम फ्रेम में। तो कम से कम आपको 60 मिनट के टाइम फ्रेम से ऊपर के जितने टाइम फ्रेम है वहाँ पर आपको इसको यूज़ कर सकते हो आप। हम जान लेते हैं ये क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है आपके पास जो PDF है उसमें भी लिखा हुआ है, आप उसमें जाके इसको रीड कर सकते हैं। ये एक बैंड है, ये देखिए ये बैंड है, ये भाव आप देख रहे हैं, और इस भाव के दोनों तरफ ये बैंड लगा हुआ है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक एवरेज होती है जिसको आप रख भी सकते हो, उसको हाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने हाइड किया हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रही है वो एवरेज। वो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज रख सकते हो, लेकिन मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ इस बैंड को एक्सपोनेंशियल के साथ करता हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं एक्सपोनेंशियल को अच्छा मानता हूँ तो मैं एक्सपोनेंशियल रखता हूँ। ये स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली दोस्तों होता क्या है,
सबसे पहले अगर आप इसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है आसानी हो जाएगी। ये आपके सामने स्टैंडर्ड डिविएशन का चार्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का चार्ट है। ये जो है ये 0 पॉइंट है, ये जो बीच वाली लाइन है इसकी, और इसके इस तरफ की जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 जो है उसमें प्लस में आएंगी, इस तरफ की वैल्यू जो है वो माइनस में आएंगी, यानी 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके। तो इस एरिया को अगर हम देखेंगे डिविएशन बैंड को, तो 2 नंबर जो है, अगर हम इसको 2 नंबर यहाँ ग्रीन वाले को देते हैं प्लस और माइनस, तो आप देखेंगे कि इस पूरे चार्ट के अंदर, स्टैंडर्ड डिविएशन के चार्ट के अंदर मैक्सिमम जो एरिया है वो एक्चुअली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में कवर हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को चुना है, यानी कि संभावनाएं कहते हैं इसको। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि संभावनाएं, एक कोई चीज अपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर या नीचे 95% केस में नहीं जाती है। ये चार्ट बताता है हमारे को, क्योंकि यहाँ के बाद देखिए ये चार्ट बहुत ही नैरो हो गया। इस पूरे चार्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ इस तरफ को भी वो पॉइंट इसी तरीके से लिखे जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे चार्ट के अंदर ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम जो एरिया है वो कितने नंबर के अंदर जो है वो कवर हो रहा है, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम एरिया, ये पूरा बड़ा वाला एरिया जो है वो 1 और 2 के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद जो एरिया बचता है वो बहुत ही छोटा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो बोलता है वो ये बोलता है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे, उसके बीच में जो संभावनाएं हैं वो ज्यादातर कवर हो जाती हैं, यानी 95% जो केसेस हैं उसमें कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन को चुना, और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से ये बोलते हैं कि 20 दिन का अगर हम एवरेज ले लें, और वो एवरेज किसकी है, उसी भाव की हिस्ट्री है, वो एक्चुअली भाव है, उस भाव के ऊपर वो एवरेज लगी हुई है, तो उसका एक वो मीन पॉइंट हो गया। उस मीन पॉइंट के ऊपर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन पॉइंट के नीचे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक बैंड है पूरा, और ज्यादातर जो है 95% वो उसी बैंड के अंदर अंदर रहेगा। और ये बोलते हैं जब भी वो उस बैंड के ऊपर निकलता है तो वो ओवरबॉट हो जाता है, यानी कि उसको वापस आना पड़ेगा। बैंड के नीचे निकलता है तो एक बार वो ओवरसोल्ड हो जाएगा, उसको ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैं उस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये आधा सच है। पूरा सच क्या है वो बताऊंगा आपको, और पहले मैं आपको इसको जो है बोर्ड पे समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं ये भाव चल रहा है और इसके दोनों तरफ हमने एक बैंड क्रिएट कर दिया। ये बैंड है, ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन का है, ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन का है। अब ये कहते हैं कि अगर ये बैंड जो है, ये भाव इसके ऊपर निकल गया तो एक बार उसको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, जो इसकी एक ये मेन लाइन चल रही है यहाँ तक आएगा, या नीचे वाले बैंड तक आएगा। उसके बाद ये फिर ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ से नीचे निकल गया तो ये फिर ऊपर आएगा। ये कहते हैं यहाँ ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पर ओवरबॉट हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो है आपको वो बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जब भी एक भाव चल रहा है किसी तरफ, वो किसी ना किसी ट्रेंड के अंदर है, या तो ऊपर के और या नीचे के। ये बैंड एक्चुअली इतना अच्छा काम करता है, और ये बैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिकेटर है, मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्यों डाला हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये आपके बहुत काम की चीज है। हमको इसके अंदर देखना क्या होता है, हमको सबसे पहले जो उन्होंने आधा सच बोला है उसको हमें पूरे सच में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि वो कॉन्सेप्ट है इनका कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको वापस नीचे की तरफ आना है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट दोस्तों सही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, उसमें होता ये है कि जो ये किसी ट्रेंड में चल रहा हो अगर स्टॉक, तो वो जनरली अपने बैंड के अपर साइड में ही काम करता रहता है, और अगर वो नीचे चल रहा हो तो वो बैंड के नीचे की तरफ काम करता रहता है। तो अब हमको इसमें देखना क्या है और ये हमारे किस काम आ सकता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सारा कुछ समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है इसका, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर,
टू स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जाना जो है आसान नहीं है, उसके ज्यादा या ऊपर या नीचे। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक जब भी नीचे की तरफ जाएगा उसे ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा उसे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जो बात इन्होंने नहीं बताई है वो ये नहीं बताई है कि अप ट्रेंड वाला जो स्टॉक है वो तो नीचे हो सकता है आए ना आए, तो ज्यादा ना आए, और जो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है वो तो हो सकता है ऊपर आए ना, और आए तो थोड़ा बहुत आए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये बैंड बेहतरीन काम करता है ट्रेंड के अंदर। वहां पर आपको ट्रेंड के अंदर देखना क्या है, अगर ऊपर का ट्रेंड चल रहा है तो इस बैंड के अंदर हमेशा आपको नीचे की साइड सपोर्ट मिलेगी, और अगर नीचे का ट्रेंड चल रहा है कोई भी तो हमेशा अपर बैंड के ऊपर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगी। ये है वो अधूरा सच जो इन्होंने शायद नहीं बताया है। इन्होंने ये तो बोल दिया कि अपर वाले बैंड पे रेजिस्टेंस मिलेगी, लोअर वाले बैंड पे सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कब ये नहीं बताया हुआ है। और ये बता रहा हूं मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस बताता है इस चीज को कि जब भी स्टॉक ऊपर चल रहा होता है वहां पे उसको ऊपर वाले बैंड पे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अप ट्रेंड में चल रहा है। वो अपने बैंड को काट सकता है बार बार, अभी मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो नीचे वाले बैंड को बार बार नहीं काट सकता है। क्यों नहीं काट सकता है? क्योंकि जो नीचे वाला बैंड है -2 स्टैंडर्ड डिविएशन है उसकी, और जैसे आपको बताया मैंने 95% ऑफ द केसेस में वो स्टॉक जो है अपने नीचे वाले बैंड को नहीं काटेगा अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि नीचे वाला बैंड उसके सपोर्ट का काम करेगा। वो बैंड वो है जहां पे वो जाना नहीं चाहता है, वो बैंड वो है जो उसकी हिस्टोरिकल जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव, उसकी आखिरी सीमा है वो, इसलिए वो उसके नीचे आसानी से नहीं जाएगा, और जाएगा तो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो उसके अंदर तो उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो नीचे की तरफ हमेशा एक्सटेंड होगी, हमेशा ही वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वहां पर ये थ्योरी जो है उनकी फेल हो जाती है कि वो नीचे वाले बैंड को नहीं काट सकता। बिल्कुल काट सकता है नीचे वाले बैंड को अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में वो ऊपर वाले बैंड को नहीं काट सकता है, क्योंकि वहां उसको हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगी। जब भी वो उसके ऊपर जाना चाहेगा वो उसकी हिस्टोरिकल पिछली वॉलेटिलिटी जो है वो 20 दिन की जो एवरेज लगी हुई है उसके हिसाब से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया है ऊपर वाला, वहां पे वो आसानी से नहीं जाएगा, और जाएगा तो रुकेगा नहीं। वहां पर उसको हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगी। जब भी वो उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो जो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक था हमेशा वहीं से वापसी पलटेगा, और जो अप ट्रेंड वाला स्टॉक है वो हमेशा अपने नीचे वाले जो बैंड है उसी से पलटेगा। मैं अब इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि ये चार्ट पे कैसा दिखता है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ये ऊपर की ट्रेंड का एक स्टॉक है, ये चल रहा है, और ये इसके बैंड लगा हुआ है दोनों तरफ, आप देख रहे हैं। इसने अपने ऊपर वाले बैंड को यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ हर बार ऊपर वाले बैंड को काट रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे वाले बैंड को एक भी बार नहीं काट रहा है। यहीं पे सपोर्ट लेता है। इसने यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली। मतलब हर बार ये अपने नीचे वाले बैंड पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर वाले बैंड को ये काट देता है कई बार। यहाँ आपने देखा कि इसने 1 दिन काटा, 2 दिन काटा, 3 दिन काटा, फिर ऊपर गया, फिर काट दिया, वापसी आया, फिर सपोर्ट ली, फिर काट दिया, काटता जाता है ऊपर वाले की तरफ, लेकिन नीचे वाले की तरफ नहीं काटता। एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, ये देखिए, यहाँ पर ये अपर बैंड को बार बार जो है क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्रॉस किया, वापिस आया, मीन पॉइंट को जो 20 की जो एवरेज लगी हुई है उसको टच किया, फिर ऊपर भाग गया, फिर काट दिया। अगर हम ये ओवरसोल्ड वाले लेवल पे, ओवरबॉट वाले लेवल पे चल के मानते हैं उनकी बात, तो यहाँ पे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि हम ये सोचते कि ऊपर निकल गया है, अब इसको वापस आना चाहिए। तो देखिए कितना ऊपर चलता जा रहा है, ये जाता ही जा रहा है ऊपर की तरफ। इसका साफ मतलब ये है कि कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा है वो अपने बैंड को 10 बार भी काट सकता है, 20 बार भी काट सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट मिलेगी जब वो नीचे आएगा। ये देखिए इसको भी सपोर्ट कहाँ मिली है, इसी बैंड के ऊपर। ये वापस जब आया अपने नीचे वाले पॉइंट को, नीचे वाले बैंड को एक भी बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये पूरे अप ट्रेंड में चल रहा है और नीचे वाले बैंड को ब्रेक नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे इसने ब्रेक किया। यानी यहाँ पे ये जो ट्रेंड है ये पूरा टूटने का संकेत दे रहा है अगर वो नीचे की तरफ इसको काट जाता है। तो बॉलिंगर बैंड के अंदर हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है कि अपर बैंड के ऊपर उसको रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब वो एक्चुअली में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और उसको डाउन के ऊपर जो सपोर्ट तब मिलेगी जब वो अप ट्रेंड पे चल रहा है। आपको ट्रेंड सबसे पहले देखना है, उसके बाद आपको बॉलिंगर बैंड को लगाना है। अगर आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में चल रहा है, तो जब भी आपको नीचे वाले बैंड पे कहीं पे मिल जाए वो स्टॉक आपके लिए लेने लायक है। वहां पर आप भाव का इंतजार कीजिए। भाव जब आपको घूमता हुआ दिखे, आपने जैसे देखा यहां आपको दिखा कि ये बैंड के नीचे वाले हिस्से में आया, वहां पर आपको एक अच्छी सी कैंडल मिली, वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखा आपने ऊपर निकलना शुरू हो गया, यहाँ पे भी हमारे को एक कैंडल मिली और यहाँ पे भी हमको एक अच्छी सी कैंडल मिली। यहाँ देखिए, यहाँ जहां से शुरुआत हुई है इसकी, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी कैंडल मिली हमारे को। तो जब भी बैंड के निचले हिस्से में अप ट्रेंड का स्टॉक मिले वो लेना होता है, और डाउन ट्रेंड का कोई भी स्टॉक अगर ऊपर वाले बैंड पे मिले तो हमेशा बेचना होता है। इसको बॉलिंगर बैंड का यूज करना कहते हैं। बॉलिंगर बैंड जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी को देखा जाता है और कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक 20 की एवरेज के ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देता है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से। आप इस चीज को खास ध्यान रखिए। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि जितना कुछ बॉलिंगर बैंड के बारे में किताबों में लिखा होता है वो ज्यादातर बातें ठीक नहीं होती। एक्सपीरियंस ये बताता है मेरा कि इसको डाउन वाले बैंड के ऊपर हमेशा सपोर्ट मिलेगी, जैसे ये देख रहे हैं आप, अगर ये अप ट्रेंड में है, और अप वाले बैंड पे रेजिस्टेंस मिलेगी अगर एक्चुअली में ये लो चल रहा है, नीचे वाले ट्रेंड के अंदर है। अब एक चीज और देख लेते हैं, इस बैंड का एक और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है जो कि हम इसमें देखते हैं। जैसे कि आपने देखा ये वॉलेटिलिटी बैंड है, तो वॉलेटिलिटी जो है कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है। एक चीज का एक रूल मार्केट में ध्यान रखिए आप कि वॉलेटिलिटी जब भी बहुत ही लो हो जाती है, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई बड़ी चाल आएगी। जैसा कि हमने ट्रायंगल के केस में देखा था, जब भी वो ट्रायंगल बहुत ही छोटा हो जाता है, एक तरफ को ब्लास्ट हो जाता है, वो स्प्रिंग की तरह होता है। जब भी वॉलेटिलिटी जो है बहुत ही लो हो जाती है, वो एकदम एक तरफ को भागती है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम इस्तेमाल इसका ऐसे कर सकते हैं, ये वाला बैंड जो है वॉलेटिलिटी बैंड ही है। ये वॉलेटिलिटी खुद बता देता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है कि कम है। जब भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी यानी रेंज ज्यादा होगी तो ये बैंड खुल जाएगा पूरा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जब भी वॉलेटिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ये बैंड नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। या इस एरिया में भी था, ये बैंड जो है कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ पे बहुत छोटा है ये बैंड। तो ये बैंड जब भी बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी एक रेंज बन जाएगी छोटी सी स्टॉक के अंदर, वहां से कोई भी बड़ी चाल आ सकती है, या तो ऊपर की या नीचे की। कहाँ की आएगी वो नहीं पता। जैसे ट्रायंगल में भी देखा हमने, पैनेंट के अंदर देखा हमने कि चाल ऊपर की आएगी कि नीचे की आएगी वो नहीं पता, लेकिन चाल आएगी और वो हमें तब पता चलेगा जब उसमें कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर है, ये चाल इसमें नीचे की तरफ की आ गई, ये ऊपर की तरफ की भी आ सकती थी, लेकिन ये बैंड का नैरो होना ये इंडिकेशन देता है कि अब कोई चाल आने वाली है, तो आप तैयार हो जाओ। जब ये बैंड इतना छोटा हो गया, देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक ट्यूब सी बन जाती है, छोटी सी ट्यूब बन गई है एक। यहाँ पर बैंड जो है कितना खुला है पूरा ऐसे, उसके बाद एक छोटी सी ट्यूब बन गई है। इस ट्यूब के बाद में बहुत बड़ी चाल आती है। एक चार्ट और आपके सामने आ रहा है, आप देखिए कितना नैरो है ये बैंड। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन इस एरिया में देखिए आप,
इस एरिया में ये बैंड कैसे हो गया है, एक पाइप की तरह बन गया है, स्टॉक उसके बीच में घूमे जा रहा है, छोटा 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 छोटा, और उसके बाद में ये बैंड एक दिन कैसे ब्लास्ट हुआ, जैसे वो ट्यूब के अंदर जो कोई चीज़ पड़ी हुई है वो एकदम से बाहर निकलती है, तो कैसा होता है ये चार्ट आपके सामने है। जब भी इस तरह के ये बैंड नैरो हो जाते हैं वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जितनी भी चीज़ें दोस्तों हम सीख रहे हैं ये सारी एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। कई बार आके आप भाव की एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती जाएंगी, कैंडल स्टिक से लेकर के, पैटर्न से लेकर के, मूविंग एवरेजेस, फिर RSI, फिर MACD, फिर हिस्टोग्राम, और उसके बाद ये बॉलिंगर बैंड। ये हर चीज़ की एनालिसिस करने के बाद लास्ट में हम जब चार्ट पे जाते हैं तो चार्ट में हमें सब चीजें दिखती हैं और सारी चीजें एक दूसरे को कंफर्म करती हैं। चाल क्योंकि दोस्तों ऐसा है जब भी आती है वो काफी टाइम बाद आती है और ये इंडिकेटर या चीजें जो हैं आपको एकदम से कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। आपको याद होगा हमने जब कैंडलस्टिक की बात की थी कि डोजीज जो हैं वो जब बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती हैं वहां से कोई ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। डोजीज का मतलब क्या है? डोजीज का यही मतलब है कि वो एक छोटी रेंज बन गई है वहां पे जहां पर बहुत ज्यादा डोजीज हो रही हैं, आ रही हैं। चार्ट पे आप देख रहे हैं एक दिन आ गई, 2 दिन आ गई, 4 दिन आ गई, वहां आप जाके देखेंगे बॉलिंगर बैंड एक्चुअली बहुत नैरो हो चुका होगा। उसी जगह पे कोई ना कोई चाल आएगी किसी तरफ की, हमको उसी चाल को कैश करना है। जितनी भी चीजें हमने अभी तक इस प्रोग्राम में सीखी हैं उनको जब आप अप्लाई करने जाएंगे वो हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। हर चीज बोलेगी ये सामने वाला ठीक बोल रहा है, कैंडलस्टिक बोलेगी हाँ ये ठीक बोल रहा है, पैटर्न बोलेंगे ये बोलेगा, हर चीज बोलेगी जब आपको, उसके बाद आपका ट्रेड निकलेगा वहां से और उस ट्रेड में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो बॉलिंगर बैंड के बारे में आपको फिर बता दूं एक बार, ये बॉलिंगर बैंड जो है वॉलेटिलिटी बैंड है, प्राइस के दोनों तरफ लगता है, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऊपर और नीचे। और इस बैंड के बीच में जब भी कोई स्टॉक घूमता रहता है एक्चुअली वो किसी काम का नहीं है जब तक कि उसमें कोई ट्रेंड ना हो। साइडवेज अगर वो खड़ा हुआ है तो हमारे किसी काम का नहीं है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, साइडवेज कोई भी चीज खड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है आपके। साइडवेज मार्केट के अंदर, साइडवेज स्टॉक के अंदर दुनिया की कोई भी टेक्निकल स्टडी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। वहां पे आपकी हेल्प सिर्फ एक ही चीज कर सकती है कि आप मार्केट से बाहर रहो और काम को ना करो, क्योंकि साइडवेज के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ ऊपर जाएगा कहाँ नीचे जाएगा। एक दायरा बना रखा है, एक रेंज बना रखी है। फायदा हमारा तब है जब हमें ट्रेंड मिलता है आइदर ऊपर का या नीचे का। तो ये ट्रेंड को पहचानने की जितनी चीजें हैं, चाहे मूविंग एवरेजेस है, चाहे वो पैटर्न्स हैं, चाहे ये चीजें हैं, उनकी हमने डिस्कशन की है। उस ट्रेंड की मूवमेंट तक हमें कैसे पहुंचना है, कैसे पकड़ सकते हैं उस चीज को, वही हम सीख रहे हैं इसके अंदर। आगे आगे आपको और बताऊंगा कि आप उसको कैसे देख सकते हो। तो बॉलिंगर बैंड जब तक वो खड़ा हुआ है, रेंज में है, तब तक किसी काम का नहीं है। लेकिन जब भी कोई ट्रेंड पकड़ लेता है फिर आपको हर करेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है तो जब भी करेक्शन में नीचे आएगा आपको नीचे वाले बैंड पे सपोर्ट देगा, वहां पर आपको एंट्री करनी है, दोबारा लेना है वो माल। अगर नहीं ले पाए पहले या पहले ले चुके हैं और ऐड करना चाहते हैं, वहां लीजिए वो जो नीचे वाला बैंड है। और अगर कोई स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया तो उसमें बाउंस तो आएंगे बीच बीच में। वो जो बाउंस हैं वो खत्म कहाँ होंगे? वो खत्म होंगे वो इसके अपर बैंड के आसपास, और वहीं पे ही कोई ना कोई रेजिस्टेंस और भी आ रही होगी उसकी, जो हमने पैटर्न्स में सीखी है। रेजिस्टेंस लेवल होते हैं या मूविंग एवरेज कोई आ रही होगी उसकी, कोई 200 की, कोई 100 की, वहां पे मूविंग एवरेज भी आ रही होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी आ रही होगी चार्ट पैटर्न के हिसाब से, और वहीं पे ये बॉलिंगर बैंड भी आ रहा होगा। आप देखेंगे चार्ट पे जाके ये दोनों तीनों चीजें जहां एक जगह पे आ रही होंगी
वहां पर हमको सौदा बनाने में क्या दिक्कत है, हम पहले देखते आए हैं। उसमें रेजिस्टेंस जो है, एक बार जो सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया जब टूट जाता है नीचे की तरफ, तो जब भी वो घूम के ऊपर आता है तो वहां रेजिस्टेंस बन जाती है। मान लेते हैं उसने बाउंस लिया, वो वहीं आ गया, वहीं पे बॉलिंगर बैंड भी हमें दिखा रहा है, वहीं पे कोई एवरेज भी हमको दिखा रही है, वहीं पे हमारा हिस्टोग्राम हमें सिग्नल देता है, वहीं पे आरएसआई हमें सिग्नल देती है, वहीं पे एमएससीडी हमें सिग्नल देती है। ये चारों पांचों चीजें, छह चीजें एक ही जगह पे आपको जाके सिग्नल देती हैं, तो आपको, मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ आने वाली है। ट्रेड को लेने के अंदर आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ, जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। एंड वाले वीडियोस के अंदर आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें कि आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब चार्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी होती हैं, एक वीडियो में ये भी बताएंगे। तो अभी के लिए इस इंडिकेटर के अंदर इतना ही है कि आपको इन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। अप ट्रेंड में स्टॉक हो, नीचे के बैंड पे मिलता है, वो बाइंग का मौका है, और डाउन ट्रेंड में स्टॉक हो, ऊपर के बैंड पे मिलता है, वो सेलिंग का मौका है। और तीसरी चीज, जब भी ये बैंड नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, ट्यूब सी बन जाती है, इस तरीके से एक पाइप क्रिएट हो जाता है, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये बैंड के ऊपर निकलने की या नीचे निकलने की कोशिश करता है, वो किसी ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, और वो ट्रेंड बहुत बड़ा होगा और वो जल्दी देगा आपको रिटर्न। बैंड जब नैरो हो जाता है, उसका साफ मतलब ये है वॉलेटिलिटी बहुत लो हो चुकी है, वो स्प्रिंग जो था उसको बहुत ज्यादा जो है वो दबा दिया गया है। अब जिस दिन छूटेगा उस दिन इसी तरीके से छूटेगा, जैसे आपकी स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं आप, एकदम से बाहर निकलेगा और आपको बहुत बड़ा रिटर्न एक साथ में देके जाएगा। तो इन चीजों को चार्ट पे देखते रहिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे के वीडियोस में हम और भी बात करेंगे। आगे वीडियो में हम बात करेंगे डाउ थ्योरी की और रिट्रेसमेंट की। इस वीडियो को फिर दोबारा कह रहा हूं आपको, हर बार की तरह दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और जब तक पूरी तरह समझ ना आए आगे मत बढ़िए।